जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना रोहित। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वाराणसी में आयोजित 401 जोड़ों का विवाह समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अब तक 4 लाख से ज्यादा बेटियों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और हर बेटी की सुरक्षा करना बीजेपी का संकल्प है। 401 जोड़ों का विवाह समारोह कार्यक्रम हुआ, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा है कि हर बेटी की सुरक्षा करना हमारा संकल्प है। तो कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वैवाहिक जोड़ों पर उन्होंने किस तरह से फूल बरसाए हैं और सभी को आशीर्वाद भी दिया है, शुभकामनाएं भी दी हैं। कि अब तक प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी के कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह कार्यक्रम, दूसरी तरफ 1 करोड़ परिवारों को ये डबल इंजन की सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हर हाल में बेटी की रक्षा करना, हर हाल में बेटी के सम्मान की रक्षा करना। इसीलिए हम डबल इंजन की सरकार वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों का संकल्प है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस कार्यक्रम को बेटी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ना है। और उसी जोड़ने के कार्यक्रम के तहत इस सामूहिक विवाह का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आज यहां पर आयोजित हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा ने गाजियाबाद प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गौमांस का भंडारण गाजियाबाद में होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूपी में गंगा किनारे गौमांस काटा जा रहा है। इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखें। आपके ही प्रदेश में पूरे भारत का गौमांस से आपके प्रदेश में आ रहा। आपके यहाँ जो है गौ माता, जो गंगा किनारे जो गांव है वहाँ गौ माता को काटा जा रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने लगभग 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बात रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखाया भी हमने कि हमें मिलना चाहते हैं। हम प्रतिनिधिमंडल आपसे बताना चाहते हैं कि ये क्या प्रतिक्रिया हो रही है। लगभग 8 से 10,000 गौ माता को काटा जा रहा है। यूपी के आगरा में 48 घंटे के बाद कुएं में गिरे एक कुत्ते को बाहर निकालने की खबर सामने आई, जहां सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उसके बाद कुत्ते को सकुशल बचा लिया गया। 4 दिसंबर को कुत्ता कुएं में गिरा था। उसके बाद से उसके रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद सीएम पोर्टल पर मदद मांगी गई और 48 घंटे के बाद कुएं से कुत्ता बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने निकालने की कोशिश करी, फिर मैं ये बुलाया, मैंने भी कोशिश करी, वो हम लोग नहीं निकाल पाए। फिर मैंने अधिकारियों को 6 तारीख को फ़ोन किया और भी काफ़ी सब जगह फ़ोन किए, पोर्टल पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे ही फ़ोन किए। तब जान के हमें 6 तारीख को 1 बजे मदद मिली। उससे फिर 4 घंटे तक, 3.5 घंटे तक रेस्क्यू चला, जब वो जान के बाहर निकला। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी पर्यटन विभाग की टीम ने 60 से ज्यादा पूर्व राजाओं और महाराजाओं के हेरिटेज कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस कॉन्क्लेव में राजा महाराजाओं से जुड़ी संपत्तियों को होटल में बदलकर यूपी के पर्यटन को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे पुराने किले और हवेलियां हैं
जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं और राजाओं महाराजाओं के कहानी किस्सों के वशीभूत होकर उनकी हवेलियों और महलों को देखकर उत्साहित और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पर्यटकों के इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए यूपी के पर्यटन विभाग ने राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में स्थित पुरानी हवेलियों और महलों को होटलों में बदलने का विचार किया है। ये कदम उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा से उठाया गया है। हम लोग बहुत वर्षों से ये सोसाइटी बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय में भी इस बात को रखे थे कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो पर्यटन की नीति है उससे मिलता जुलता उत्तर प्रदेश की नीति को भी बनाना आवश्यक है, ताकि हम जैसे हेरिटेज सोसाइटी के जो पुराने राजमहल और हवेली वाले जितने भी लोग हैं उनके इन संपत्तियों को विकसित करना, निवेशों से जोड़ना और पर्यटन से जोड़ने का प्रयास करना, ये कई समय से हम लोग इसमें लगे थे। और अभी भी इस पिछले सरकार में भी मुख्यमंत्री से और इस सरकार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम लोग की लगातार मुलाकात होती रही है और नीति को काफ़ी अच्छी तरह से संशोधन किया भी गया है, जिसमें संपत्ति मालिकों को भी काफ़ी अच्छा एक मौका मिलेगा अपने संपत्तियों को विकसित करने में। पर्यटन में सबसे आगे रहने वाले राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पर्यटन विभाग नई नीति लाने जा रहा है। यूपी के पुराने किले, पैलेस और कोठियों को हेरिटेज होटल, वेडिंग डेस्टिनेशन, रिजॉर्ट, कल्चरल सेंटर बनाने की योजना है। इस बदलाव में खास बात यह है कि इन सभी किलों, हवेलियों और महलों का वास्तविक स्वरूप, वास्तुकला और जो भी उनकी मुख्य विशेषताएं हैं उनको बरकरार रखा जाएगा। पर्यटन विभाग ने अपनी 6 प्रॉपर्टीज चुनार का किला मिर्जापुर, बरुआ सागर का किला झांसी, छतर मंजिल लखनऊ, बरसाना महल मथुरा, शुक्ल तालाब कानपुर देहात और रोशन उद्दौला लखनऊ को हाल ही में पीपीपी मॉडल पर निजी निवेशकों को दिया है। हम लोग घूमने आते तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी सुंदर हवेली बनी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों को घूमना है तो यहाँ आ सकते हैं, इतनी अच्छी बन चुकी है भी। यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है और यहाँ पर अच्छी घास रखी गई, जैसे कि आप देखते हैं कि अच्छी सफाई भी, पहले बहुत कूड़ा था तो जो बहुत गंदगी भी होती है, मच्छर भी होते थे, उस जगह अब सफाई तो और अच्छा हो गया यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग किलों और हवेलियों के जरिए विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है। विकास के साथ ही इस कदम से यूपी के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नई पर्यटन नीति लेकर आ रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों का भी विकास होगा। खासकर उन महलों और हवेलियों का जो अभी तक उपेक्षित पड़े हैं वो पर्यटन से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ लाइव टाइम्स के लिए मैं राजीव ओझा। अब खबर गाजियाबाद से है। जिस शख्स ने 30 साल पहले अगवा होने का दावा किया था वो धोखेबाज निकला। जब परतें खुली तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान इंद्रराज के रूप में हुई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। लोगों को भीम सिंह की कहानी याद होगी, जिसका अपहरण होने के 31 साल बाद अपने परिवार के साथ मिलने की खबर हाल ही में सुर्खियों में थी। अब ये पता चला है कि भीम सिंह होने का दावा करने वाला शख्स वास्तव में एक धोखेबाज है। गाजियाबाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कथित तौर पर एक परिवार को ये भरोसा दिलाकर धोखा दिया था कि वो 1993 में अगवा किया गया उनका खोया हुआ बेटा है। पुलिस के मुताबिक आरोपित की पहचान इंद्रराज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला है। इंद्रराज के धोखे का खुलासा तब हुआ जब भीम सिंह की फिर से कहानी ने लोगों को आकर्षित किया, जिसके बाद देहरादून के एक परिवार ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया क्योंकि उन्हें भी आरोपित ने इसी तरह से धोखा दिया था। ये तथ्य है कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। तो इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस ने टीमों का गठन करके वहाँ जाके वेरीफाई किया तो वहाँ पे भी सेम स्टोरी और सेम लड़का पाया गया। तो इसके बारे में जो संदिग्धता बनी हुई थी उसके लिए जांच करने के लिए पुलिस लगी हुई थी
जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अपने को भीम और राजू बता रहा था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना असली नाम इंद्रराज पुत्र चुन्नीराम और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया। पुलिस का दावा है कि इंद्रराज इस तरह का अपराध कई बार कर चुका है, जिसने सालों तक परिवारों को बताया कि वो उनका लापता परिजन है और इस तरह उसने धोखे को अंजाम दिया। उसने उनका भरोसा हासिल करने और उनके दुख का फायदा उठाकर कीमती सामान चुराने के लिए शातिर तरीके से काम किया। अब तक जितनी हमारी जांच हुई है उसमें 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जो इमोशनल हो जाते हैं लोग, इसका फ़ायदा उठा के ये किसी के भी घर में एंटर करके उनके साथ रह लेते। 38 साल के इंद्रराज ने 30 नवंबर को गाजियाबाद में एक परिवार से संपर्क साधा और उन्हें अगवा होने की दर्दनाक कहानी सुनाई। हालांकि आरोपी के इरादे का पर्दाफाश हुआ जब गाजियाबाद पुलिस ने उनके बयानों में हेरफेर पाया और आखिरकार शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बात करेंगे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। संजय सेठ को मोबाइल पर मैसेज भेजकर धमकी दी गई है। दिल्ली और रांची पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी गई है और इस पूरे मामले पर लाइफ टाइम्स के संवाददाता राजेश तोमर ने संजय सेठ के साथ बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। रांची में अपराधियों का हौसला इस कदर है कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी को इन्होंने मैसेज किया और 50 लाख की रंगदारी मांगी है। जाहिर है कि बहुत ही हैरत करने वाली खबर है। खुद सांसद महोदय हमारे साथ हैं, मंत्री जी हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप पूरा माजरा है। सर, क्या नहीं, हमने पुलिस को खबर कर दी है। मैं दिल्ली में था और फिर जब ऐसी बात आई तो हमने दिल्ली पुलिस को सूचना दी। दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारीगण, डीसीपी, अन्य अधिकारीगण मेरे घर पे आए। हमने उनको बताया और मैंने लिखित सूचना दे दी। फिर झारखंड के डीजीपी को भी हमने कल ही सूचना दे दी थी। अब पुलिस का काम है, पुलिस अपनी तहकीकात करे। मेरा काम था सूचना देना और हम सब, प्रधानमंत्री जी हमको सिखाते हैं, हम सबको प्रेरणा देते हैं कि बढ़े चलो काम करो। हम सब काम में लगे हैं। अभी संगठन काम में सुबह से हम सब काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों को रंगदारी के लिए अगर कॉल आ जाए, व्यापारी को आ जाए, तो ये समझ में आता है। वो लोग आपको अप्रोच करते हैं, चूंकि आप सांसद हैं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं, आप मंत्री हैं, आपसे लोग रक्षा की उम्मीद करते हैं। आपको ही अगर मैसेज आए तो उसको किस तरह देखते हैं? ये तो राज्य के मुखिया ही बता सकते हैं या पुलिस विभाग के बड़े लोग बता सकते हैं, मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। हम सब का काम है जन सेवा करना, उसी में दिन रात लगे रहते। तहकीकात पुलिस को करनी है। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर क्या पुलिस की तरफ से कोई विशेष टीम गठित की गई है या कोई अनुसंधान को बढ़ाया गया? इसकी कोई मेरे को जानकारी नहीं है। ये तो मैंने कहा ना, पुलिस को अनुसंधान करना है। पुलिस अपना जरूर काम कर रही होगी, ऐसा नहीं है। अब क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी हमारा कर्तव्य इतना था, जिम्मेदारी इतनी थी कि हमको पुलिस को सूचना दी थी। दिल्ली पुलिस को हमने दे दी सूचना और झारखंड के दोनों को सूचना दे दी। हम बात कर रहे थे संजय सेठ साहब से। इन्होंने कहा कि पुलिस को सूचना दे दी गई है, अब ये कार्रवाई पुलिस को करना है। बहरहाल पूरा मामला काफी गंभीर और संगीन है, तो जाहिर है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर होगी। कैमरा पर्सन संजय साहब, मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स रांची। अब खबर झारखंड के खंडोली से है, जहां स्कूल बच्चों से भरी हुई बस पलट गई और बस में बैठे बच्चे बाल बाल बचे। इस घटना में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि ये बच्चे पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये बस असंतुलित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई बच्चों को गहरी चोट आई है, जिसमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कूली बच्चों से भरी हुई ये बस पलट गई और ये हादसा हुआ है। पिकनिक मनाने के लिए छात्र जा रहे थे, रास्ते में ही हादसे का शिकार हुए। कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस, नारकोटिक्स और औषधि विभाग ने अवैध दवा कंपनी पर कार्रवाई की है। टीम ने ग्रैंड हर्बल कंपनी में छापा मारा है और ये कंपनी हर्बल दवाइयों की आड़ में प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बना रही थी। ग्रीन हर्बल कंपनी
के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। इस दौरान नारकोटिक्स और औषधि विभाग की टीम ने मौके से प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कंपनी मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ग्रीन हर्बल के नाम से ये कंपनी चलाई जा रही थी। अवैध दवा कंपनी थी जिस पर कार्रवाई की गई है। वहीं देहरादून वासियों को जल्द ही सहारनपुर रोड पर लगने वाले जाम से राहत मिलने वाली है। दरअसल देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आड़त बाजार के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। नए आड़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और इस बाजार में 5 मंजिला पार्किंग की व्यवस्था है। आपको बता दें कि करीब 126 करोड़ की लागत से नए आड़त बाजार का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी शिफ्टिंग का भी काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बाजार के दोनों ओर सड़क निर्माण, ओवरहेड टैंक निर्माण और सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण तेजी से चल रहा है। सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। रायपुर के एम्स परिसर में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 100 दिवसीय जांच और उपचार अभियान के दौरान लोगों में जागरूकता और टीबी के जांच के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट और प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग के लिए एक-एक वाहन शामिल है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा अभियान के दौरान चिन्हित किए गए जोखिम समूहों की टीबी हेतु स्पॉट स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें संदेहास्पद टीबी मरीजों का स्पॉट पर ही टीबी रोग का पता लगाया जा सकेगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट की ओर से एआई तकनीक से हैंडहेल्ड ये एक्सरे होगा और सीवाई टीबी जांच होगी। 16 चैनल वाले ट्रूनॉट मशीन से भी टीबी के संभावित मरीजों की तुरंत ही एक्सरे से जांच की जाएगी और उनका ट्रीटमेंट होगा। आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किए हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और हमारे विधायक द्वय श्री सुनील सोनी जी, गुरुकृष्ण साहिब जी और स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी, चिकित्सक बंधुगण और स्टूडेंट सभी इस समारोह में उपस्थित हुए और ये 100 दिन का अभियान चलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक अहम मुद्दा बन चुका है। प्रदेश के किसानों की धान खरीदी को लेकर कांग्रेस गड़बड़ियों का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ और प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 10 दिसंबर को किसानों के हित में जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हमारे साथ हैं। बताइए सर कि जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि धान खरीदी को लेकर अनियमितता है, ये क्या है पूरा मामला? ये आरोप नहीं, ये सत्यता है, क्योंकि हम लोग बंद कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने स्वयं जाकर, तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता जाकर धान खरीदी केंद्रों में जाकर देखी है, किसानों से चर्चा किए, वहाँ के कर्मचारी प्रबंधकों से चर्चा किए। जब हम लोगों ने देखा कि सरकार भले कितने भी दावा कर रहे, हम 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं, आज भी हम बोल रहे हैं कि 21 कुंटल धान कहीं भी खरीदी नहीं हो रही। कहीं तो 20 कुंटल 40 किलो, कहीं तो 18 कुंटल, कहीं तो 20 कुंटल, इस तरह से खरीदी हो रही है। कहीं पे भी बराबर 21 कुंटल खरीदी नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी ये करे, मिलरों के साथ हमारी बैठक हो गई है और चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगी हैं। कांग्रेस केवल आरोप लगा रही है और अपनी जमीन तैयार कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बने रहना चाह रही है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के लिए धान खरीदी केंद्र से कोई मतलब नहीं है। नगरीय निकाय क्षेत्र में धान खरीदी वो नहीं रहा है, वो तो गांव में हो रहा है। देखिए, आप
वार्ता कब किए आप? आज किए ना। आज तो आपका हड़ताल खत्म हुआ, आज तो समझौता हुआ है मिलर और साहब के बीच में, जबकि धान खरीदी कब से शुरू हुई है? 14 तारीख से शुरू हुई है। आपने पहले क्यों नहीं किए? ये थे दीपक वैद्य जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से किसानों को वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वादे पूरा नहीं कर रही है। उनको लेकर हम जल्द ही धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्री प्रकाश तिवारी, लाइव टाइम्स, रायपुर। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर के शैलेंद्र कुमार बांधे की कहानी से रूबरू कराते हैं, जिन्होंने परेशानियों की परवाह किए बगैर सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में अर्दली शैलेंद्र कुमार बांधे ने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर मिसाल कायम की है। अब 29 साल के शैलेंद्र जल्द ही अधिकारी बनने जा रहे हैं। बिलासपुर जिले के रहने वाले शैलेंद्र ने 5वीं कोशिश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2023 परीक्षा के नतीजे पिछले हफ्ते घोषित किए गए थे। शैलेंद्र जनरल कैटेगरी में 73वें और रिजर्व कैटेगरी में दूसरे नंबर पर हैं। पिछले 4 बार मुझे असफलता मिला है, लेकिन उन असफलताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं को सीढ़ी बनाते हुए एक एक पायदान में चढ़ा हूँ। क्योंकि पहले बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया था, दूसरे बार मेंस नहीं निकल पाया था, तीसरे बार इंटरव्यू में पहुंचा और मेरा 312 रैंक आया, और चौथे बार इंटरव्यू में पहुंच के 306 रैंक आया, और 5वें बार में मुझे 73वां रैंक आया, जिससे मुझे पोस्ट अलॉट हो चुका है। NIT रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बावजूद शैलेंद्र कुमार बांधे को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में अर्दली का काम करना पड़ रहा था। समय का पहिया घूमा और वो अफसर बनने जा रहे हैं। शैलेंद्र ने बताया कि उनके माता पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया और उनके हर फैसले में साथ खड़े रहे। मेरे ख्याल से कोई भी पोस्ट छोटा बड़ा नहीं होता, सभी पोस्ट की अपनी अपनी एक गरिमा होती है, चाहे वो प्यून हो चाहे डिप्यूटी कलेक्टर हो। अगर एक प्यून अपना काम ईमानदारी से करता है तो उसकी भी गरिमापूर्ण एक स्टेटस होता है, और एक प्रकार का वो सरकारी सेवा है। तो जो मुझे नहीं लगता कि जो सरकारी सेवा में जो भी सुविधाएं मिलते हो वो किसी और अन्य प्राइवेट जॉब में मिलते हों। तो चूँकि मैं NIT रायपुर से पढ़ा था, परंतु मैं कैंपस प्लेसमेंट में शामिल नहीं हुआ। अगर होता तो सर मेरा उधर जॉब लग जाता, और मुझे समय भी हो चुका था तो, और रोज़गार का भी अभाव था। तो फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। बेटे की कामयाबी से शैलेंद्र के माता पिता बेहद खुश हैं। शैलेंद्र के पिता ने कहा कि वो अपने बेटे की कड़ी मेहनत और लगन को सलाम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि शैलेंद्र वैसे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे जो सरकारी नौकरी पाने और देश की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो 5 साल तक की जो अथक मेहनत परिश्रम है, उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। मैंने अपने नज़र से उनको पढ़ते हुए देखा है, और उसकी मेहनत को देख के ना, जिस दिन उसका रिजल्ट आया, मैं अपने हाथ उठा के मैं उनको मेहनत को सलाम किया। आज के डेट में मोर बेटा है बहुत अच्छा जगह में पहुँच गए, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा थे। बहुत मेहनत करे मोर बेटा है, खाना भी नहीं खात रही, लेकिन पढ़ाई करत रही। एक किसान परिवार से आने वाले शैलेंद्र कुमार बांधे अर्दली से अफसर बनने जा रहे हैं। शैलेंद्र की कामयाबी न सिर्फ उनकी मेहनत की कहानी है, बल्कि ऐसे तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से टीचर की बेरहमी का मामला सामने आया, जहां रघुनाथ नगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के एक टीचर पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। हालांकि बच्चे के शरीर पर जख्म के निशान दिखाई दे रहे हैं और इस मामले में बच्चे के परिजन शिकायत की बात कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और विदिशा के प्रभारी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट में बैठक की है, जिसमें विधायक उमाकांत शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश की विदिशा में सिरोंज को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक उमाकांत शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र सौंपा और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिरोंज को जिला बनाने की मांग पूरे सिरोंज वासियों की है, उनकी भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। आपको ये बता दें कि सिरोंज को जिला बनाने के लिए कई आंदोलन हो चुके हैं। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बाबत ये पत्र सौंपा गया।
अब खबर जम्मू से आ रही है, जहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों पर प्रशासन और पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। प्रशासन ने जम्मू में रह रहे रोहिंग्यों की बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों पर जम्मू पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जम्मू साउथ एसपी अजय शर्मा ने बताया कि अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्यों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के तहत उनके बिजली पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है, साथ ही उनके दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इसी कड़ी में 5 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। हाईकोर्ट के वकील सुनील सेठी का कहना है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हों, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, वो जो लोग डिटेन किए गए हैं रोहिंग्या जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर किए गए हैं। इसके अलावा जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट 3 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। इस कार्रवाई पर जम्मू के नरवाल इलाके में रहने वाले रोहिंग्यों का कहना है कि वो लोग 2008 से वहां रह रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि पुलिस और प्रशासन की बिजली पानी काटने वाली कार्रवाई से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध रूप से बनाए गए दस्तावेजों पर उनका कहना है कि कोई एक आध ऐसी हरकत करता है तो भुगतना सबको पड़ता है। नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये तो देश विरोधी काम है। जो जिन्होंने देश विरोधी काम किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सील होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन उनको जेल के अंदर करना चाहिए। ये एनजीओज जो है, दिस इज नो प्रोटेक्शन। अगर आप एनजीओ के कवर के अंडर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो आपके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। ये मैं सभी जो एनजीओज इसमें कामरत हैं उनको कहना चाहता हूँ कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें। जम्मू में पुलिस और प्रशासन ने न सिर्फ अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्यों पर नकेल कसी है, बल्कि उनके साथ साथ जो रोहिंग्यों को बसाने और सहायता करने में शामिल हैं, उन पर भी कार्रवाई की है। लाइव टाइम्स के लिए जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे जम्मू विश्वविद्यालय की, जहां पूरे कैंपस में विश्वविद्यालय को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदूषण की मार से कोई भी राज्य अछूता नहीं है। इसी कड़ी में प्रदूषण का असर पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति उमेश रॉय ने। उमेश रॉय बताते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में लोग गाड़ियां लेकर आते थे, जिसके कारण परिसर में प्रदूषण बढ़ रहा था और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति ने जम्मू विश्वविद्यालय परिसर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। पैदल चलना मुश्किल हो गया था और निश्चित तौर पर पर्यावरण को बचाना भी है। तो एक आप खुद अगर पैदल चलते हैं कैंपस में, इसके लिए लोग मॉर्निंग वॉक के लिए हमारे कैंपस में शहर से आते हैं और हम अपने ही कैंपस को प्रदूषित कर रहे हैं। तो हम अपने कैंपस में अगर जितना पैदल चल सकते हैं तो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर दोनों से जो है कम से कम मुक्ति मिलेगी और कैंपस प्रदूषण मुक्त होगा। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मानसी बताती हैं कि परिसर में गाड़ियां ऐसे खड़ी होती थीं जैसे कोई पार्किंग स्थल हो। इस फैसले से परिसर का पर्यावरण तो सुधरेगा ही, साथ ही लोगों को शुद्ध हवा भी मिलेगी। हम ऐसे देखते हैं कि मॉर्निंग वॉकर्स या इवनिंग वॉकर्स आते हैं यहाँ पे पोल्यूशन फ्री एयर लेने के लिए, लेकिन दिन के टाइम पे मॉर्निंग इवनिंग्स तो बेटर है, बट दोपहर के टाइम पे या जो हमारे पीक आवर्स हैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती है। तो उस टाइम का अगर पोल्यूशन चेक किया जाए तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगी। तो दूसरी बात, ये जो पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का मेजर लेना बहुत ही ज़रूरी था। और
बाकी सब लोगों को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू की भी सिचुएशन दिल्ली की सिचुएशन के जैसी ही हो। जम्मू विश्वविद्यालय की पहली ट्रांसजेंडर छात्रा अनर्वी ने बताया कि जम्मू में रायका फॉरेस्ट का काटा जाना भी प्रदूषण बढ़ने का एक कारण है। पोल्यूशन तो काफ़ी फैल रहा है। अभी आपने देखा था कि रायका फॉरेस्ट भी कितना काट दी है, जिससे एयर पोल्यूशन अब और होगा। ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है मतलब कि जो गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी का भी कहना है कि इस कदम के बाद परिसर में आना जाना पहले से आसान हो गया है। सर, इससे पर्यावरण को बहुत असर पड़ेगा। नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री हो गया है, तो वन शुड वॉक इजीली हियर नाउ। इवन वॉक करना भी और इवन टू व्हीलर्स के लिए भी बहुत वो है। अदरवाइज जब ऑफ होता था या मॉर्निंग में आता था, इतना जाम होता था कि हम डिपार्टमेंट में पहुंच भी नहीं पाते थे। एक और जहां प्रदूषण की मार से हर कोई परेशान है, वहां जम्मू विश्वविद्यालय का प्रदूषण की रोकथाम के लिए ऐसा कदम उठाना सराहनीय है। लाइव टाइम्स के लिए जम्मू से रविंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।